गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हम लोग विदेशियों का आक्रमण पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा था अचानक से कैमरा पॉज हो गया था, इसीलिए हम लोग आगे नहीं बना पाए। तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे विदेशियों का आक्रमण का जो क्रम था, तो लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। मैंने जो विदेशियों का क्रम बताया था दोस्तों, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। तो आप इसको या तो कोई भी यूपीएससी एग्जामिनेशन हो, स्टेट पीएससी हो, जनरल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, तो कम से कम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैच द फ्लोइंग या अरेंज द फ्लोइंग क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो इस क्रम को एक बार देख ले। और बाकी आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत में विदेशियों का आक्रमण। तो सबसे पहले लेकिन कम से कम जो 20 या 22 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है दोस्तों, आप उसको एक बार देख लो। जैसे सबसे पहले अगर बात करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर दोस्तों देखो, आर्यों का आक्रमण, फिर ईरानियों का आक्रमण, फिर यूनानी का आक्रमण, फिर देखो हिंद यवन का आक्रमण, शक का आक्रमण, पल्लव का आक्रमण, कुषाण का आक्रमण, हून का आक्रमण। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इसको आप अरेंज द फ्लोइंग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। फिर आप इधर देखोगे पूर्व मध्यकाल में दोस्तों, तो अरब का आक्रमण, फिर अरब के बाद देखो तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों का आक्रमण के तहत देखोगे दोस्तों मोहम्मद गजनी का आक्रमण, फिर गौरी का आक्रमण, फिर मंगोल का आक्रमण, फिर तैमूर का आक्रमण, फिर मुगल का आक्रमण, फिर यूरोपियों का भारत आगमन। उसमें देखोगे सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रेंच, स्वीडिश, डेनिश। तो क्रम है दोस्तों। फिर बाद के कालों में दोस्तों देखोगे नादिर शाह का आक्रमण 1739 के आसपास। फिर देखोगे 1761 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। तो दोस्तों एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जो अरेंज द फ्लोइंग, ये पूरा ऑर्डर है। तुर्कों का आक्रमण दोस्तों देख सकते हो, मंगोल का आक्रमण, तैमूर लंग का आक्रमण, फिर मुगल का आक्रमण, फिर यूरोपियों का भारत आगमन में दोस्तों देख सकते हो पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेनमार्क, फ्रेंच, स्वीडिश, फिर नादिर शाह आक्रमण, और फिर प्राचीन में आते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट भी अगर आप दोस्तों देखना चाहोगे यहाँ पे, तो चार्ट भी देख सकते हो। जैसे प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में दोस्तों ईरानी का आक्रमण होता है, यहाँ पर एक है। ऐसे तो देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले होगा आपको आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण दोस्तों आप देख सकते हो, लेकिन पूछा जाता तो आपका सवाल होगा ईरानी का आक्रमण, यूनानी का आक्रमण, हिंद यवन का, शक का, पल्लव का और कुषाण का। फिर इधर दोस्तों देखो अरबी आक्रमण, तुर्की आक्रमण, मंगोल का आक्रमण। मंगोल के बाद देखोगे दोस्तों तैमूर, फिर आप दोस्तों देखोगे मुगल। तो ये दोस्तों आप देखो मध्यकाल में। फिर आधुनिक काल में दोस्तों आप देखोगे, तो आधुनिक काल में दोस्तों आप देखोगे तो पुर्तगीज, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। फिर लास्ट में 2 पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे दोस्तों। एक ईरानी आक्रमण जो होता है नादिर शाह का, (1739) में, और फिर एक अफगानी आक्रमण होता है दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली। (1761) ये दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध है। पानीपत का तीसरा युद्ध है जो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच चलता। तो दोस्तों ये पूरा क्रम है। क्रम दोस्तों आप देख ही लिए हो। अब थोड़ा आज लेकिन हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत में आक्रमण। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों, वो प्राचीन भारत में आक्रमण होगा। तो प्राचीन भारत में हम लोग आक्रमण दोस्तों देखेंगे। तो आप दोस्तों देखोगे कि प्राचीन भारत में जो आक्रमण होगा, सबसे पहले हम लोग ईरान देखते हैं। इसमें दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ईरान का आक्रमण, यूनान का आक्रमण, हिंद यवन का आक्रमण और शक का आक्रमण। आज दोस्तों हम लोग 4 विदेशियों का आक्रमण पढ़ेंगे। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग यूनानी का आक्रमण तो पढ़ चुके थे, आप प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे जिसमें
चंद्रगुप्त मौर्य के समय सिकंदर आक्रमण करता है। और आप देखोगे सेलुकस निकेटर का आक्रमण, राजा पोरस और आम्बी का, तो कहीं ना कहीं यूनानी हम लोग पढ़ लिए थे, तो थोड़ा सा फिर भी ओवर रिव्यू देखेंगे। और ईरानी का आक्रमण आज देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ईरान का आक्रमण देख लेते हैं स्लाइड के माध्यम से। तो सबसे पहले अगर ईरान का आक्रमण दोस्तों आप देखोगे, ईरान का आक्रमण तो ये भारत का क्षेत्र है दोस्तों। तो ईरान का आक्रमण होता है दोस्तों साइरस के द्वारा। आप देखोगे ये चार्ट में देख सकते हो, इधर का क्षेत्र जो भारत है, भारत के इधर के क्षेत्र को हम लोग ईरान बोलते हैं। तो ईरान का आक्रमण होगा दोस्तों भारत की ओर, और ईरान का जो आक्रमण करता है साइरस टू। यहाँ पर पूछा जाता है भारत में सबसे पहले प्राचीन काल में कब आक्रमण हुआ, तो भारत में सबसे पहले प्राचीन काल में ईरानियों के द्वारा आक्रमण हुआ। राजा का नाम क्या था, तो राजा का नाम साइरस टू था या कुरुस था। किस वंश का था, तो वंश था दोस्तों या तो अखमनी भी बोलते हैं इसको या फिर हकमनी। तो दोस्तों देखोगे ईरान का भारत में आक्रमण होगा तो या तो वंश का नाम है अखमनी या हकमनी। राजा का नाम है दोस्तों साइरस, राजा का नाम है साइरस। तो यहाँ साइरस के द्वारा आक्रमण होगा, हकमनी वंश का है। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी जो आएगा दारा प्रथम या डेरियस प्रथम बोलेंगे, तो डेरियस प्रथम संभालेगा। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी आएगा उसका नाम होगा दोस्तों डेरियस टू या फिर दारा टू। तो आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पर दारा तृतीय, तो दारा तृतीय और सिकंदर के बीच में युद्ध होगा। और युद्ध होगा जो दोस्तों गोगा मेला के पास, गोगा मेला का युद्ध होगा या फिर अरबेला का युद्ध होगा, जहां पर सिकंदर ईरान को हराएगा। और सिकंदर ईरान को हराएगा दोस्तों और फिर कहाँ आएगा, भारत में आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले ईरानियों का आक्रमण होगा और यूरानियों के बाद किसका आक्रमण होगा दोस्तों, यूनानी, जिसको मतलब सिकंदर का। तो यही दोस्तों आप देखोगे। अब सवाल है कि आखिर जो ईरान का आक्रमण हुआ तो ईरान से भारत को क्या मिला। तो दोस्तों देखोगे कि ईरान से भारत को सबसे पहला व्यापार, ईरान के साथ भारत का व्यापार, समुद्री, यहाँ फारस की खाड़ी देखोगे दोस्तों, तो समंदर का इलाका फारस, तो समुद्री मार्ग का भी पता चलता भारत को। फिर दोस्तों खरोष्टी लिपि का और ईरानी संस्कृति का, अरमाइक लिपि का भी दोस्तों ईरान से कहीं ना कहीं भारत को फायदा होता है। तो दोस्तों ईरानियों का आक्रमण से आप देखो कि बाद के कालों में जो अशोक का जो स्तंभ लेख बना है, तो देखोगे उल्टा लटका हुआ कमल, कहीं ना कहीं ईरान का संस्कृति है दोस्तों। तो हम लोग का जो देखोगे एकास्म पत्थर का जो कला का क्षेत्र में जो मौर्य साम्राज्य का जो योगदान है, तो ईरान से इंस्पायर है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहां से इतना सवाल आएगा, फिर चार्ट में थोड़ा देखेंगे इसको। अगर आप थोड़ा सा अगर आप देखना चाहोगे तो ऐसे भी आप देख सकते हो कि क्यों होगा यहाँ पे। जैसे दोस्तों हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, जैसे मान लें यहाँ पर आप देखो कि मान लें भारत है, तो भारत में दोस्तों आप देखोगे मान ले दोस्तों ये भारत है, तो भारत में यहाँ जो साम्राज्य है, तो ईरान तो यहां से दोस्तों आक्रमण किया है साइरस टू, लेकिन ईरान के पीछे दोस्तों देखोगे तो कौन है, यूनान। और यूनान का जो फिलिप राजा है, फिलिप का बेटा ही दोस्तों सिकंदर है। और सिकंदर का दोस्तों सपना भारत को जीतना। तो भारत को जीतने के पहले सबसे पहले तो इसको ईरान को हराना ही पड़ेगा। ईरान को हराएगा तभी तो दोस्तों भारत आएगा। ईरान को हराने के बाद इधर तक्षशिला में राजा आम्बी के साथ भी सिकंदर का युद्ध होता है। फिर यहाँ पंजाब के इलाके में राजा पोरस के साथ युद्ध होता है। तो कहीं ना कहीं देखोगे तो यूनान का जो सिकंदर है दोस्तों ईरान से भी लड़ेगा। ईरान के बाद अफगानिस्तान या तक्षशिला में आम्बी से लड़ेगा। फिर यहाँ पंजाब में राजा पोरस से लड़ेगा। और मगध में दोस्तों नंद राजा धनानंद है, तो धनानंद से सिकंदर नहीं लड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक क्रम है दोस्तों। तो अगर आप भारत में
आक्रमण करना चाहेगा तो उसको पहले ईरान को हराना पड़ेगा, अफगानिस्तान को हराना पड़ेगा, पंजाब सिंध इलाका को हराना पड़ेगा, तब मगध पे आक्रमण करना होगा। तो आप देखो दोस्तों एक क्रम है, इसीलिए ईरान का हराना जरूरी है सिकंदर को। लेकिन सिकंदर से पहले, यूनान से पहले भारत में ईरानी का आक्रमण हो चुका है। अब दोस्तों थोड़ा सा आप देखोगे इसी क्रम में आगे, हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे कि किस प्रकार सिकंदर और हुआ था, सिकंदर और पोरस का। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम लोग कि कैसे फिर शक का आक्रमण होता है। लेकिन थोड़ा सा स्लाइड में आप लोग देख लो हल्का सा, कि जैसे मान लेकर स्लाइड में आप देखना चाहोगे दोस्तों, देखो ये दोस्तों फारस का आक्रमण, फारस का आक्रमण बोले या ईरान का आक्रमण। सवाल पूछेगा भारत में प्राचीन काल में सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ है, तो फारस का आक्रमण या ईरान का आक्रमण। किस वंश का, हकमनी वंश, अकमनी वंश, राजा का नाम साइरस टू या क्रूस। इसके बाद के जो इसके जो उत्तराधिकारी थे दारा प्रथम, फिर उसको उत्तराधिकारी दारा तृतीय, जिसको सिकंदर हराएगा और वापस यूनान का आक्रमण होगा। तो भारत में दूसरा आक्रमण किसका होगा दोस्तों, यूनानों का आक्रमण या सिकंदर का आक्रमण। तो अभी स्लाइड में देखेंगे, देखो दोस्तों ईरान का आक्रमण है, ईरान को हराएगा कौन, ईरान तो भारत में आक्रमण किया, लेकिन ईरान को कौन हराएगा दोस्तों, तो सिकंदर, सिकंदर का आक्रमण। और सिकंदर के साथ पोरस का भी युद्ध होता है दोस्तों, जो हम लोग देखे थे। तो यहां पर दोस्तों देख लो, यहां पे है कि पारसी बोल लो, ईरानी बोल लो, तो आक्रमण साइरस टू कब हुआ दोस्तों, 558 से 529। कहा जाता है कि जब साइरस टू या क्रूप जब भारत में आक्रमण किया था लगभग 560 ईस्वी में, तो जीत नहीं पाया था। पश्चिमी इलाका, कंधार उंधार का इलाका, अफगानिस्तान, पंजाब का इलाका को जीत नहीं पाया था। इसके बारे में प्लिनी ने बताया, प्लिनी यूनानी लेखक है। बाद में जो इसको बेटा आएगा दोस्तों दारा, तो दारा जो आएगा या फिर डेरियस आएगा, वो क्या करता है कि वो लगभग कंधार और पश्चिमी क्षेत्र के इलाके को जीत लेता, वो भारत को जीतता। इसके बारे में कौन जिक्र किया, तो यूनानी लेखक हेरोडोटस, उसको बोला जाता है इतिहास का पिता। तो उसके बारे में भी आप दोस्तों देखोगे। जैसे यहाँ पर सवाल है दोस्तों, यहाँ से आप देखो कि भारत में प्रथम विदेशी हमला ईरान का अकमनी वंश का राजाओं ने किया, साइरस टू क्रूस किया था। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण असफल हुआ था 550 में। कौन किया था, जब साइरस टू। इसके बारे में किसने बताया, प्लिनी ने बताया। तो प्लिनी दोस्तों यूनानी लेखक है। फिर बाद में जो इसका बेटा आएगा डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, वो लगभग 516 ईस्वी में दोस्तों भारत के पश्चिमी कंधार सिंध का क्षेत्र को विजय प्राप्त करता है। इसके बारे में कौन बताया, हेरोडोटस। यही हेरोडोटस है दोस्तों जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है। तो यहां से भी दो सवाल आया कि ईरानी हमला के बारे में स्रोत क्या है, तो स्रोत है प्लिनी का बुक और हेरोडोटस का बुक। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। अंतिम राजा दोस्तों कौन है, तो दारा तृतीय, और दारा तृतीय को कौन हराएगा, सिकंदर। और ईरान को जीतने के बाद फिर दोस्तों कहां आएगा, भारत में आएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा देख लेते स्लाइड में, आप देखोगे कि जो अंतिम ईरानी राजा उसका नाम है दारा तृतीय। इसको सिकंदर अरबेला या फिर गौगामेला के युद्ध में पराजित करेगा और ईरान को जीतने के बाद भारत में वापस आएगा। और भारत में सबसे पहले राजा आम्बी के साथ, पोरस के साथ और घनानंद के साथ दोस्तों हम लोग देखे ही थे। अब प्रभाव में देखो कि अगर क्या होगा, तो पश्चिमी से संबंध जुड़ा होगा, विदेशी व्यापार होगा, ख्रोस्टी लिपि का विकास, अरमाइक लिपि में सहयोग, साथ ही साथ ईरानी संस्कृति और कल्चर का भारत में प्रभाव। तो दोस्तों ये होगा। अब सवाल उठता है कि यूनानियों का आक्रमण, दूसरा दोस्तों यूनानियों का आक्रमण। यूनानियों कहने का मतलब मकदूनिया बोल लो, ग्रीस बोल लो, ग्रीक बोल लो, इसका बहुत सारा नाम है दोस्तों, बैक्टीरियन बोल लो। तो ये तो हम लोग दोस्तों लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे सिकंदर का आक्रमण। आप देखे थे कि सिकंदर और कैसे युद्ध हुआ था, पोरस का, आम्बी का, फिर सेलुकस निकोटर चंद्रगुप्त का। तो दोस्तों ये हम लोग लास्ट जो नहीं देखे मेरे पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, ये वाले हम लोग दोस्तों कर चुके थे। हालांकि थोड़ा सा आप देख लो, तक्षशिला में राजा आम्बी जब सिकंदर आया था तो आम्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन पंजाब में राजा पोरस ने लड़ा था। फिर धनानंद के पास विशाल सेना था तो देख के सिकंदर लौट गया। फिर सेलुकस निकोटर महत्वाकांक्षी था, दोबारा भारत में आता,
चंद्रगुप्त के साथ उसका युद्ध होता, हार जाता है, उसकी बेटी कर्नेलिया से शादी करता। तो लास्ट वीडियो में इसके डिटेल हम लोग बताए थे दोस्तों। आप देखो यहाँ पे तो पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पर ये इलाका है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि तीसरा आक्रमण जब होगा दोस्तों इंडो ग्रीक। अब सवाल है इंडो ग्रीक है क्या, तो थोड़ा वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इसके माध्यम से जानेंगे दोस्तों। पहला आक्रमण दोस्तों हमने देखा ईरान, दूसरा हमने देखा यूनान, ईरान के तहत साइरस और डेरियस, यूनान के तहत सिकंदर और सेलुकस निकेटर। फिर तीसरा आक्रमण दोस्तों हम लोग देखेंगे हिंद यवन या फिर इंडो ग्रीक। दोस्तों इसमें होता क्या है कि जब आप देखोगे जिस समय यहां पे भारत का जो इलाका है दोस्तों, तो आप देखोगे जब सेलुकस निकेटर जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध करता है तो युद्ध में हार जाता है। हारने के बाद जब सेलुकस निकेटर वापस जाता है तो देखोगे कि पूरा का पूरा क्षेत्र को दोस्तों, ये लगभग मध्य एशिया का इलाका है, जिसके अंदर अफगानिस्तान वगैरह, ईरान वगैरह, इराक वगैरह सारा है, पूरा का पूरा जो बैक्टीरिया क्षेत्र है। सेलुकस निकेटर दोस्तों एंटीओकस एक राजा होता, उसको देके चला जाता है। एंटीओकस प्रथम को अपना सारा साम्राज्य सेलुकस निकेटर देके चला जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र में एंटीओकस का शासन होता है। आप देखोगे दोस्तों कि एंटीओकस का जो राजदूत होता है, जिसका नाम होता है डायोनीसियस, जो दोस्तों बिंदुसार के दरबार में आता है। हम लोग पढ़े होंगे, याद होगा। तो सेलुकस का जो राजदूत होता है उसका नाम है मेगास्थनीस, जबकि सेलुकस जो अपना पूरा संपत्ति किसको देकर चला जाता है, एंटीओकस प्रथम को। और इसका जो दोस्त होता है डायोनीसियस, तो डायोनीसियस बिंदुसार के दरबार में आता है। बाद के कालों में देखो कि जो एंटीओकस जो 2 आएगा, तो 2 को हरा देता है दोस्तों, जिसका नाम है डियोडोट्स हरा कर दोस्तों और पूरा का पूरा इस इलाके पे कब्जा कर लेता है। इसी को बोलते हैं, पूरा का पूरा इलाका मध्य एशिया बोले या बैक्ट्रीरियन बोलो या फिर यवन बोलो, ये पूरा का पूरा इलाके पे दोस्तों डियोडोटस कब्जा कर लेता है। और डियोडोटस का ही बेटा होता है यूथिडेमस, और यूथिडेमस का बेटा होता है डेमेटेरियस, जो सबसे पहला हिंद यवन राजा डेमेटेरियस है। और उसी के बाद के कालों में दोस्तों देखोगे मीनांडर। अब ये चार्ट से आपको देखते हैं दोस्तों थोड़ा। ये दोस्तों देखो कि जब यहाँ पर सेलुकस निकोटर आता है, तो दोस्तों सेलुकस निकोटर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध करता है। हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में। हारने के बाद वापस लौट जाता। तो वापस जब ये लौट जाएगा दोस्तों, तो अपना सारा जो पूरा का पूरा इलाका है एंटीओकस 1 को देके चला जाएगा। और यही एंटीओकस का जो डायोनीसियस एक राजदूत होता है, जो बिंदुसार के दरबार में आता है। उसके बाद एंटीओकस 2 का जो उत्तराधिकारी होता है उसका नाम होता है एंटीओकस 1 का जो उत्तराधिकारी एंटीओकस 2 होता है, और इसी को हराता है डियोडोट्स। तो बैक्टीरिया को जीत लेता है। बैक्टीरिया को कौन जीता दोस्तों, तो डियोडोट्स। और बैक्टीरिया को जीतने के बाद अलग किधर आ जाता है, इंडिया की ओर आ जाता है। इंडिया तो अपने को बैक्टीरियन से अलग बताता है। बैक्टीरियन कहने का मतलब यूनान का क्षेत्र, लेकिन बैक्टीरिया से वापस इधर भारत की ओर आता है और अपने को बैक्टीरिया से अलग बताता है और बोलता है मैं इंडो ग्रीक हूं, मतलब मैं इंडो बैक्टीरियन हूं। मैं बैक्टीरियन नहीं हूं, मैं इंडो बैक्टीरियन हूं। तो यही दोस्तों इंडो बैक्टीरियन बोल लो या फिर इंडो ग्रीक बोल लो, तो अपने आप को ग्रीक से अलग दिखाता है। तो बाद के कालों में दोस्तों देखोगे पूरा का पूरा क्षेत्र पे किसका कब्जा हो जाएगा, इंडो ग्रीक का। और यही दोस्तों डियोडोटस का ही पुत्र होता है यूथिडेमस, और यूथिडेमस का जो पुत्र होता है उसको बोलते हैं डेमेटेरियस।
तो आप देखोगे कि हिंद एवन का जो आक्रमण होगा, तो हिंद एवन का जो आक्रमण होगा तो उसका पहला जो राजा होगा वो कहलाएगा दोस्तों डेमेटेरियस। हालांकि इसका बैकग्राउंड यहां से है, बैकग्राउंड है दोस्तों डियोडोटस और यूथिडेमस, लेकिन हम लोग को पढ़ना डेमेटेरियस और फिर पढ़ना मिनांडर। तो हम लोग को दोस्तों इंडो ग्रीक में बस दो ही राजा के बारे में पढ़ना, एक डेमेटेरियस के बारे में और दूसरा मिनांडर के बारे में, जो दोनों का बहुत ही योगदान है। आप देखोगे दोस्तों कि इंडो ग्रीक का योगदान क्या है, तो पहला योगदान आप देखोगे सोने का सिक्का सबसे पहले यही लोग ने चलवाया। भारत में सोने, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों जनरली कि भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलवाया, तो भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का इंडो ग्रीक के राजा चलवाए थे या इंडो ग्रीक चलवाए थे, जिसमें कौन है, मिनांडर का नाम आएगा। डेमेटेरियस बोलेगा इंडो ग्रीक में सबसे पहला राजा तो डेमेटेरियस, सबसे महत्वपूर्ण राजा, सबसे शक्तिशाली राजा तो मिनांडर। यही मिनांडर है दोस्तों जो इसको भारत में जब आएगा, पंजाब के इलाके में लगभग शासन करेगा, तो यहाँ पर इसको जो एक यहाँ का जो बौद्ध भिक्षु है जिसका नाम है नागसेन, तो नागसेन के साथ राजा मिनांडर का बहुत वार्तालाप होगा। उसको एक किताब में संकलन किया, जो किताब का नाम है मिलिंदपनो। तो यहाँ से भी सवाल पूछेगा। फिर क्या है, तो देखोगे इंडो ग्रीक शैली का जो विकास हुआ, जिसको हेलेनिस्टिक शैली बोलते हैं, जो आप देखोगे कि मूर्तियों का निर्माण हेलेनिस्टिक शैली में होता है, इंडो ग्रीक का ही देन है। तो दोस्तों अभी देखेंगे हम लोग कि आखिर इन लोग का योगदान क्या रहा। तो आप दोस्तों देख लो थोड़ा सा। यहाँ दोस्तों सबसे पहला है कि ये डेमेटेरियस प्रथम था, जिसे भारत में इंडो ग्रीक शासन का संस्थापक माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा इंडो ग्रीक का पहला राजा कौन है, तो पहला राजा दोस्तों आप देख लो कौन है, डेमेटेरियस है। यहाँ से सवाल आएगा दोस्तों कौन है, तो डेमेटेरियस है। लेकिन सबसे ताकतवर राजा कौन है दोस्तों, तो मिनांडर प्रथम। डेमेटेरियस किसका बेटा होता है, तो यूथिडेमस का। और यूथिडेमस किसका बेटा होता है, तो डियोडोटस का, डियोडोटस। तो इसका पिता होता है। यूथिडेमस का पिता कौन है दोस्तों, तो डियोडेमस। और यहां पर देखोगे डेमेटेरियस का पिता कौन है दोस्तों, तो देखोगे यूथिडेमस। तो हालांकि यहां से सवाल नहीं आएगा, यहां बस आएगा कि डेमेटेरियस पहला राजा इंडो ग्रीक है। और सबसे महत्वपूर्ण राजा दोस्तों कौन है, तो मिनांडर। मिनांडर के बारे में भी देखेंगे थोड़ा कि मिनांडर का योगदान क्या रहा है। आप देख सकते हो किस प्रकार हेलेनिस्टिक कला का विकास, सोने का सिक्का का विकास, मिलिंदपनो बुक लिखा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों स्लाइड के माध्यम से। हाँ दोस्तों, लगभग 165 ईस्वी से 130 ईस्वी के आसपास लगभग 35 साल तक दोस्तों ये पंजाब में मिनांडर शासन किया था। इंडो ग्रीक का जो शासन हुआ है, और इसी दौरान इसने जो नागसेन से वार्तालाप किया, जिसे मिलिंदपनो बुक लिखा गया। और राजधानी कहाँ था दोस्तों, तो साकल था। और आधुनिक में इसको सियालकोट बोलते हैं, आज इसको सियालकोट। तो बोलेगा इंडो ग्रीक का राजधानी कहाँ था, तो साकल था। और आज के कहाँ दोस्तों, तो सियालकोट। फिर सिक्कों के लिए मिनांडर को याद किया जाता है। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया था, तो मिनांडर ने। तो यहां से या फिर इंडो ग्रीक ने। तो यहां से सवाल बनेगा दोस्तों। फिर आप देखोगे देवी सिक्कों पर देवी देवताओं का, फिर कमल का, पहियों का, पौधों का प्रतीक किया। सोने का सिक्का जो बना था उस पर अलग अलग प्रतीक का यूज किया मिनांडर ने। फिर दोस्तों देखोगे यहां पर एक लाइन आगे में कि इसने, हाँ, नागसेन और मिनांडर के बीच में लंबा वार्तालाप है, जो किताब का नाम है मिलिंदपनो। यहां से दोस्तों सवाल आता है कि मिलिंदपनो का लेखक कौन है, तो नागसेन। मिलिंदपनो में किसका किसका वार्तालाप है, तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक के राजा मिनांडर, ये दोनों के बीच में वार्तालाप है। और वही वार्तालाप को किसमें लिखा गया, मिलिंदपनो में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहां से, और यही जो नागसेन से प्रभाव होकर लास्ट में दोस्तों मिनांडर बौद्ध धर्म अपना लेता है। मिनांडर क्या दोस्तों, बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो यहां से भी सवाल होगा कि मिनांडर किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाता है, तो नागसेन एक बौद्ध भिक्षु है जिसके द्वारा मिलिंदपनो किताब लिखा गया। फिर दोस्तों बोलता कि हेलेनिस्टिक कला या फिर इंडो ग्रीक शैली का, अगर मान ले इंडो ग्रीक भारत में आक्रमण किया तो भारत को इससे क्या मिला, भारत क्या सीखा। तो आप दोस्तों देखोगे हेलेनिस्टिक कला होता है, मूर्ति कला में देखोगे दोस्तों, जैसे आप देखोगे गांधार शैली, मथुरा शैली, हेलेनिस्टिक शैली, ये सब मूर्ति बनाने का कला है।
तो जनरली भारत में दोस्तों जो मूर्ति बनता है तो भाव भंगिमा देखोगे, जेस्चर देखोगे, पोस्चर देखोगे तो शांत स्वभाव देखोगे दोस्तों, एकदम साइलेंट मोड। हम लोग में ज्यादा उत्तेजना वगैरह, इमोशन वगैरह को दिखाते नहीं। लेकिन हेलेनिस्टिक कला में देखोगे दोस्तों, इंडो ग्रीक वाला में देखो तो भाव भंगिमा, जेस्चर, पोस्चर को बहुत ज्यादा प्रखर होकर उन लोग दिखाते हैं। जैसे देखोगे डोले सोले बॉडी वगैरह, आप देखोगे मसल्स, मूर्तियों में मसल्स, बाल, हेयर स्टाइल में करली बाल, और बहुत ही खूबसूरत चित्र। तो देखोगे दोस्तों कि आप हेलेनिस्टिक कला में मूर्ति देखोगे तो ज्यादा सुंदर सुंदर बनाया गया है, इसमें मांसल वगैरह, डोले सोले, भाव भंगिमा, जेस्चर, पोस्चर, करली हेयर स्टाइल, तो बहुत अच्छा दिखेगा। तो हम लोग जो दोस्तों हेलेनिस्टिक कला कहाँ से लिए? इंडो ग्रीक से। पहले बौद्ध का मूर्ति देखोगे दोस्तों तो मथुरा शैली या फिर गांधार शैली में उतना नहीं है, लेकिन हेलेनिस्टिक कला में, इंडो ग्रीक में बहुत ही खूबसूरत बना। अभी दोस्तों हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। ये दोस्तों हेलेनिस्टिक कला, देखो यहाँ पर मसल्स वगैरह, करली हेयर स्टाइल वगैरह, करली हेयर स्टाइल, मसल्स वगैरह, ये सब दोस्तों हेलेनिस्टिक कला। बाद में बुद्ध का मूर्ति इसी कला में बनाया गया था दोस्तों, देख लो। हेलेनिस्टिक कला में बुद्ध का मूर्तियां बनाने लगा, जो कहां से प्रभावित है? इंडो ग्रीक से प्रभावित है। फिर देखो पहले हम लोग तो दोस्तों बनाए, देखो मथुरा शैली में सिंपल और गांधार शैली में सिंपल है। डोले सोले वगैरह नहीं दिखेगा इन लोग में, ना तो गांधार में डोले सोले दिखेगा और ना ही मथुरा शैली में, लेकिन आपको हेलेनिस्टिक में दिख जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया आपका दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों शक। हमने देख लिया ईरान का आक्रमण, यूनान का आक्रमण, इंडो ग्रीक का आक्रमण। अब देखेंगे शक का आक्रमण। तो शक देखते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा पहले समझते हैं। शक का आक्रमण आप देखोगे तो शक का आक्रमण दोस्तों आप देखोगे तो इसको समझने के लिए आपको दोस्तों समझना होगा थोड़ा सा भारत का मैप। और भारत के मैप में दोस्तों आप देखोगे कि यहां पर हम लोग देखें कि सबसे पहले जो इलाका था ईरान का, तो ईरान से भारत में आक्रमण हुआ। फिर देखे यूनान, यूनान से भी भारत में आक्रमण हुआ। और यूनान के तहत दोस्तों देखे थे कि बाद के कालों में हम लोग देखे थे कि यूनान पे बैक्ट्रियन, इंडो बैक्ट्रियन या फिर इंडो ग्रीक का कब्जा हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों बैक्टीरियन का इलाका था। तो क्या होता है दोस्तों, आप देखोगे जो बैक्टीरियन का क्षेत्र है, तो आप देखोगे कि पहले सिर दायरा, सिर दायरा का क्षेत्र से यहाँ देखोगे यूची कबीला के लोग, यूची कबीला के लोग बहुत ही बर्बर थे। इन लोग क्या करते कि शक को हमला करके मार के कहाँ भगा देते हैं? बैक्टीरियन में। शक लोग पहले बोले कहाँ रहते थे, तो सबसे पहले रहते थे सिर दायरा का इलाका, मध्य एशिया का इलाका उधर से यूची कबीला के लोग, यूची कबीला के लोग इनको शक को मार के कहाँ भगा देते हैं दोस्तों? तो बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में जब इन लोग आकर रहने लगता तो बैक्टीरिया से भी इन लोग को वापस फिर यूची कबीला वाले लोग मार के इसको पूर्वी ईरान भेज देते हैं। कहाँ दोस्तों? पूर्वी ईरान। पूर्वी ईरान में जब ये आते हैं तो ईरानियों लोग इसको मार के कहाँ भगा देते हैं दोस्तों? तो दो एक शाखा चला जाता है। एक शाखा चला जाता है दोस्तों पामीर का पठार की ओर, और दूसरा शाखा दोस्तों आता है इंडिया की ओर। तो सवाल है शक कहाँ के थे? तो सर दायरा का इलाका, मध्य एशिया। उसको किसने हमला किया? यूची कबीला। कहां पर आ गए? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया से फिर यूची कबीला ने हमला किया, तो फिर कहां गए? तो पूर्वी ईरान में। पूर्वी ईरान से ईरानी लोग ने इस पर हमला किया, तब कहां गए? तो एक शाखा दोस्तों चला जाता है आपका पामीर के पठार में, और दूसरा शाखा दोस्तों आ जाता है इंडिया की। तो दूसरा जो शाखा आता है इसका 5 भाग बढ़ जाता है दोस्तों। जो दूसरा शाखा है वो 5 भाग में बटेगा। अभी देखेंगे। पहला भाग अफगानिस्तान का इलाका, दूसरा पंजाब का इलाका, तीसरा आपका दोस्तों मथुरा का इलाका, चौथा आपका देखोगे दोस्तों पश्चिमी भारत का इलाका, और फिर पांचवा दोस्तों दक्कन का इलाका, ऊपरी दक्कन का इलाका। तो दोस्तों देखो कि किस प्रकार से शक भारत आएंगे। तो भारत में जो शक आएंगे वो 5 शाखा में आएंगे। अब हर शाखा का अपना अपना क्या योगदान होगा, अभी वीडियो के माध्यम से, थोड़ी स्लाइड के माध्यम से दोस्तों देखते हैं थोड़ा सा।
कि किस प्रकार आखिर शक आए हैं। दोस्तों यहाँ पर शक के जानने का पहले इतिहास यहाँ पर है कि शक के बारे में कैसे पता चलता है। तो शक के बारे में दोस्तों रामायण, महाभारत, पुराण, मनुस्मृति, गार्गी स्मिता, देवी चंद्रम, हर्ष चरित, कवान भट्ट, काव्य मीमांसा, तो इसमें बहुत सारे। फिर इधर देखोगे अभिलेख वगैरह दोस्तों, नपना कालीन का, रजबुल का, आप देखोगे ध्रुव दमन का, सातवाहन का अभिलेख, कुषाण का अभिलेख। तो शक के बारे में जानने का स्रोत है दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो थोड़ा सा, कि शक के जानने के स्रोत क्या है। तो शक के जानने के स्रोत है दोस्तों ये सब। फिर विदेशी स्रोत में भी दोस्तों देखोगे कि जैसे यूची कबीला के सीने सासू और हाउ सोन सू जो है किताब है दोस्तों, तो उससे भी जान सकते हैं। अब थोड़ा आएंगे कि आखिर शक थे कहाँ के। तो दोस्तों देखोगे शक के बारे में, तो हम बताएं कि सिर दायरा का इलाका में रहते थे, सिर दायरा के इलाके में रहते थे, खाना बदोश वो बर्बर जाति थे। इसको यहाँ से यूची कबीला के लोग मार के दोस्तों कहाँ भगा देता है, बैक्टीरिया के इलाके में आते हैं। फिर बैक्टीरिया में वापस इनको कौन दोस्तों, यूची कबीला के लोग ही मारते हैं। तो वापस कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, ईरान के इलाके में। फिर ईरान से भी जब इसको मारा जाता तो एक शाखा चला जाता पामीर पठार की ओर, और दूसरा शाखा दोस्तों आ जाता भारत की ओर। और जो दूसरा शाखा भारत की ओर आता है उसमें 5 भाग में बढ़ते हैं। तो इसको आप चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हो दोस्तों थोड़ा सा। ये देखो ईरान से भी जब इनको मार के भगाया जाता है पूर्वी ईरान से, तो वापस भारत के क्षेत्र में आते हैं। तो ये पूरा चार्ट आप इसको दोस्तों आप देख सकते हो, आगे फिर इसको हम लोग समझाएंगे। ये चार्ट को आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, और इस चार्ट को समझने के लिए कैसे कैसे स्थानांतरित हुए। फिर 5 शाखा दोस्तों देखेंगे कि 5 शाखा दोस्तों, एक शाखा अफगानिस्तान में आके बसा हुआ है। तो अफगानिस्तान में आके बसा हुआ तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पंजाब शाखा में बसा हुआ इन लोग का राजधानी दोस्तों क्या है, तो तक्षशिला है। फिर दोस्तों आप देखोगे दूसरा शाखा जो दोस्तों यहाँ पर आके बसा हुआ है मथुरा के इलाके में। तीसरा देखोगे दोस्तों सौराष्ट्र महाराष्ट्र के और मध्य भारत या फिर उज्जैनी की शाखा जो अंतिम शाखा। तो दोस्तों ये एक डायग्राम है जिसको आप लोग देख लो, बाकी इसको हम लोग थोड़ा सा टेक्स्ट के माध्यम से समझना चाहेंगे कि किस किस में क्या योगदान रहा है इस शकों का। तो आप दोस्तों इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़ा सा, फिर आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों टेक्स्ट के माध्यम से। टेक्स्ट में दोस्तों कि बैक्टीरिया बोलो या मध्य एशिया, बैक्टीरिया मध्य एशिया से 2 शाखाएं भारत में आई, 2 शाखाएं बट गई। हम लोग बताए थे दोस्तों कि 2 शाखा बटा था, ये जो भारत का इलाका है तो हम देखेंगे दोस्तों ये बैक्टीरिया का इलाका है। तो बैक्टीरिया के इलाके से एक आप दोस्तों देखोगे जब इस पर हमला होता है तो ये दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे कि मध्य एशिया का जो इलाका है सिर दायरा से जब हमला होता है तो ये बैक्टीरिया में आते हैं। बैक्टीरिया से हमला होता है तो दोस्तों ये पूर्वी ईरान आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, पूर्वी ईरान। सबसे पहले सिर दायरा बोलेंगे, सिर दायरा से जब इस पर यूची कबीला ने हमला किया तो कहाँ है, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में फिर यूची कबीला ही इनको हमला करता तो कहाँ है, पूर्वी ईरान। पूर्वी ईरान से 2 भाग में चले जाते, एक चले जाते हैं पामीर पठार की ओर और दूसरा आ जाता है भारत की ओर। और जो भारत की ओर आता है उसी का 5 भाग है, 1 2 3 4 5। तो हम लोग पामीर का पठार वाला नहीं पढ़ना दोस्तों, हम लोग को पढ़ना कि भारत के क्षेत्र में जो है। तो भारत के क्षेत्र में जो 5 शाखा आया इसमें भी 5 में 4 पढ़ेंगे क्योंकि एक अफगानिस्तान में ही रह जाता है। तो इसको हम लोग देख सकते हो दोस्तों। पहला शाखा अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान वाले को हम लोग को दोस्तों नहीं पढ़ना है। बाकी यहां पर सवाल पूछता है दोस्तों कि सबसे पहला जो भारत में आया, ऐसा तो दूसरा शाखा, लेकिन भारत में सबसे पहले कौन शाखा आया था, पंजाब। इसका राजधानी कहाँ था, तक्षशिला। इससे सवाल पूछता है कि भारत में शक साम्राज्य, शक वंश का संस्थापक किस राजा को जाता है, तो राजा मोह।
यहां से एक सवाल पूछता है दोस्तों कि भारत में जो शक वंश का संस्थापक है उसका राजा का क्या नाम है, शासक का क्या नाम है, तो मोह है। इसका कोई खास योगदान नहीं रहा, बस इतना ही रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारत में शक राजवंश का संस्थापक कौन है या फिर पहला राजा कौन है, तो कौन है दोस्तों, मोह है। इसका राजधानी कहां था दोस्तों, तो तक्षशिला। ये कौन सा इलाके में आया था, तो पंजाब में। बस तो दोस्तों हमको दूसरा शाखा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही फैक्ट याद रखना है। बाकी हम लोग नीचे में आते हैं मथुरा वाले, जो तीसरा शाखा है। तीसरा शाखा जो मथुरा वाला है दोस्तों, इसका आप देखोगे इसका शासक का नाम है दोस्तों रजुल। इस सबसे पहले यहाँ कहा जाता है इसके बारे में, भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, विक्रमादित्य उपाधि से जुड़ा हुआ। तो तीसरा शाखा के बारे में बोला जाता है कि पहले ये लोग मालवा के क्षेत्र में रहता था, उज्जैन के क्षेत्र में। तो मालवा या उज्जैन का राजा इन लोग को हरा दिया था, शक को हराया था। 58 ईसा पूर्व में देखोगे दोस्तों कि शक राजा को हराया था। हराने के बाद वो अपने आप को विक्रमादित्य का उपाधि लिया था। तो इन लोग वहां से भाग के दोस्तों मथुरा आ गए थे। कहा जाता है कि जो मथुरा वाले शक है पहले मालवा और उज्जैन के क्षेत्र में रहते थे, लेकिन वहां का क्षेत्रीय राजा इनको हरा दिया था और अपने आप को विक्रमादित्य का उपाधि लिया था। अब तक दोस्तों 14 विक्रमादित्य की उपाधि लिया गया है, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे ताकतवर विक्रमादित्य है। आगे हम लोग देखेंगे भी दोस्तों। तो इससे बस इतना ही पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना दोस्तों। तीसरा वाले शाखे में बस यही याद रखना है कि इससे विक्रमादित्य का जुड़ा हुआ है, विक्रमादित्य का उपाधि जुड़ा हुआ दोस्तों, यही है विक्रमादित्य। तो 50 अभी भी दोस्तों देखो कि 50 पहला विक्रमादित्य के बारे में लोग देखते हैं। तो 58 बीसी से विक्रम संवत का शुरुआत हुआ था, विक्रमादित्य। क्यों दोस्तों, क्योंकि विक्रमादित्य का उपाधि लिया था कौन, उज्जैन का राजा, मालवा का राजा, किसको हरा के, शक को हरा के, इसीलिए शक संवत कहलाता है दोस्तों। यहाँ पर देखोगे शक संवत का शुरुआत जो होता है दोस्तों, शक संवत का शुरुआत दोस्तों एग्जाम में पूछा है कि शक संवत का शुरुआत कब से हुआ है, तो 58 बीसी में। यहां से प्रीलिम्स का सवाल बनाया जा सकता है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग चौथा शाखा, जो महाराष्ट्र के इलाके में आया था दोस्तों। महाराष्ट्र के इलाके में, नासिक के इलाके में आप देखो कि नासिक का जितना भी अभिलेख है तो कहीं ना कहीं सातवाहन से जुड़ा हुआ था और शक से भी जुड़ा हुआ था। नासिक महाराष्ट्र और सौराष्ट्र में गुजरात का। तो देखोगे दोस्तों कि कैसे रुद्र दमन का जो आप देखोगे, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार का अभिलेख, फिर आप देखोगे सातवाहनों का जो नासिक का अभिलेख, नाना घाट का अभिलेख, बल्लभसिरी का अभिलेख। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं अधिकतर आप देखोगे कि कौन सा इलाका, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र का इलाका। तो इसमें दोस्तों देखोगे कि इसका संस्थापक पूछता है दोस्तों कि जो पश्चिमी भारत के इलाके में आए, महाराष्ट्र सौराष्ट्र के इलाके में आए, उस शक का संस्थापक कौन था, तो भूमक था दोस्तों। बस इतना ही पूछेगा। अपने आप को क्षहरात वंश कहता था। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के इलाके में जो आया था वो सबसे ताकतवर शक था। और इसी के दोस्तों राजा आप देखोगे नहपान, जिसको सतकर्णी प्रथम ने हराया था। आप दोस्तों जब हम लोग सातवाहन पढ़ रहे थे दोस्तों, तो सातवाहन में देखो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे सतकर्णी, जिसने दक्षिणा स्वामी का उपाधि वगैरह लिया था। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी नहीं है, ये सतकर्णी प्रथम। तो सतकर्णी प्रथम ने राजा नहपान को हराया था। दोस्तों शक राजा था। इससे पूछेगा कि शक राजा नहपान को किसने हराया था, तो आप देखोगे सातवाहन का राजा सतकर्णी प्रथम हराया था। तो ये दोस्तों यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अब अंतिम शक राजा पढ़ेंगे दोस्तों, जो उत्तरी दक्कन के क्षेत्र या मध्य भारत बोल रहे दोस्तों, ये पश्चिम भारत था। अब मध्य भारत में आते हैं। तो मध्य भारत में जो आते हैं दोस्तों, तो मध्य भारत का जो इलाका है, इसका संस्थापक दोस्तों कौन है, तो इसका संस्थापक चस्टन। इसका वंश का नाम था कर्दमन वंश। और इसका जो सबसे महान राजा रुद्रदमन दोस्तों, रुद्रदमन, यही शक में सबसे महत्वपूर्ण राजा का नाम आता है रुद्रदमन।
रुद्र दमन का ही जूनागढ़ अभिलेख वगैरह हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। रुद्र दमन के समय ही देखते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख में कैसे सुदर्शन झील वगैरह का निर्माण करवाया था, कैसे अकाल के समय उसके बारे में सारा जिक्र है। तो रुद्र दमन बहुत ही ताकतवर होता है और ये दोस्तों 7 वाहनों को हराता है। जबकि पहले हम लोग देखे कि जो नहपान था दोस्तों वो भी शक राजा है, लेकिन नहपान हार जाता है सतकर्णी से, सातवाहन से। लेकिन आप देखोगे दोस्तों रुद्र दमन जो है, रुद्र दमन हरा देता है सातवाहन को। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी जो हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, उसको दोस्तों रुद्र दमन 2 बार हराता है और अंततः लास्ट में रुद्र दमन अपना बेटी का शादी वशिष्ठी पुत्र पुलमावी से करता है दोस्तों, आप देखोगे भी। तो यहां से एक सवाल बनने की संभावना है दोस्तों। थोड़ा सा हम लोग 1-2 फैक्ट देख लेते हैं जहां से सवाल बन सकता है। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को 2 बार पराजित किया था और रुद्र दमन अपना बेटी के शादी भी वशिष्ठी पुत्र पुलमावी से किया था दोस्तों। ये दोस्तों सातवाहन राजा था, जब हम लोग पढ़ रहे थे सातवाहन तो उसमें दोस्तों देखे थे। और रुद्र दमन इसको 2 बार हराता, जबकि नहपान को सतकर्णी वन हराता। तो यहाँ पर बदला ले लेता है दोस्तों, आप देखो कि रुद्र दमन सातवाहनों से बदला लेता है। फिर इसमें सुदर्शन झील के बारे में बोले थे दोस्तों। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, गिरनार के पर्वत में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। क्योंकि वहां पर वाटर क्राइसिस ज्यादा था तो वहां पर निर्माण करवाया था। यहाँ पर बाद के कालों में देखोगे दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी दोस्तों इसका जो गवर्नर था पुष्पगुप्त, जिसके बारे में पढ़ते, जिसका निर्माण करवाया था। तो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है दोस्तों। फिर जूनागढ़ अभिलेख भी रुद्र दमन से रिलेटेड है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में है और इसका लिपि ब्राह्मी लिपि है दोस्तों। इसका लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है, आप देखोगे ब्राह्मी लिपि है। और संस्कृत प्रेमी था, इसीलिए पूरा का पूरा जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में ही लिखवा है। तो दोस्तों देखोगे इतना इंपॉर्टेंट शक से इंपॉर्टेंट फैक्ट था। बाकी हम लोग जो पल्लव नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन आज के लिए इतना ही पढ़ लिए। तो हम लोग देखे दोस्तों कि विदेशियों आक्रमण का हम लोग क्रम पढ़ रहे थे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विदेशियों आक्रमण का क्रम पढ़े, जिसमें टोटल अब तक 22 आक्रमण इंपॉर्टेंट देखे हैं, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल। और उसमें हम लोग दोस्तों प्राचीन काल में आज 3-4 महत्वपूर्ण आक्रमण देखे। ईरानियों का आक्रमण, यूनानियों का आक्रमण, हिंद यवन का आक्रमण और शक का आक्रमण। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।